हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अफसा कोमल। बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की। हुकूमत की तरफ से अपनी एक साला मौशी कारकर्दगी पर मुश्तमिल रिपोर्ट यानी इक्तिसादी सर्वे जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारे टारगेट्स हासिल करने की खुशखबरियां आज सुनाई गई हैं। और पहली बात तो ये बताई गई कि हुकूमत ने रवा माली साल के लिए GDP का जो 2.1% शरह नमो का जो हदफ रखा था, उसको कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बावजूद न सिर्फ पूरा कर लिया गया, बल्कि तकरीबन दोगुना यानी 3.94% शरह नमो हासिल करने का ये आज हुकूमत ने दावा हुकूमत की तरफ से सामने आ रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बताया आज बातचीत करते हुए कि रवा माली साल के अक्सर अहम इक़्तिसादी अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। ताहम इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तिजारती खसारा, महंगाई और दरामदात कम करने के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। हुकूमत ने जिन शोबों में अहदाफ हासिल किए हैं उनमें सर्विसेज, सनती शोबा, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, छोटी सनतें, तामीरात, जबकि हाउसिंग, जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज, फिर प्राइवेट सर्विसेज और दीगर शोबे शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना ने यह भी एक अच्छी खबर सुनाई कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जल्द ही निकल जाएगा और आइंदा बजट में आवाम के फलाह बहबूद के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ये बातें हौसला अफजा हैं, लेकिन दूसरी तरफ आवाम है कि पिछले 3 साल से महंगाई के सताए हुए हैं और अब तो शदीद गर्मी में जो लोड शेडिंग है उसकी मुश्किल का सामना सभी को है। अब अपोजिशन दूसरी तरफ हुकूमत के जितने भी दावे हैं उनको फिगर फजिंग यानी आदादो शुमार में हेर फेर करार देती है, यही देती आ रही है। अपोजिशन ने ये जो बजट है उसको मंजूर ना होने देने का ऐलान भी कर रखा है, जो आप सुनते आ रहे हैं। बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को एक तरफ अपोजिशन के चैलेंज का सामना है, दूसरी तरफ हुकूमत के इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ और MQM जबकि तरीन ग्रुप की तरफ से भी कुछ खतरात का सामना है। कैसे हुकूमत इन चैलेंजेस से निपटेगी, इक्तिसादी सर्वे में जो अहदाफ हासिल नहीं कर सके उनको हासिल करने के लिए क्या करेंगे, कैसे देखते हैं इक्तिसादी सर्वे को हमारे माहिरीन, इस बारे में ही हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ माहिर मईशत मार हबीब साहब, कामरान यूसुफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े बावसूख किस्म के और एंकर पर्सन हैं, आप इनका प्रोग्राम TV पर देखते हैं। सनाउल्लाह खान साहब डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर हैं और आज तो ख़ास तौर पे जो बड़ा एक स्ट्रिक्ट रूल था एक सवाल पूछने का, उसको बार बार रोकते हुए सवालात कर रहे थे, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अमार साहब, आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। महंगाई और दरामदात के सिवा हुकूमत ये दावा कर रही है कि तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। आपने कैसे देखा आज के इकोनॉमिक सर्वे को, कितना इत्मीनान बख्श आपको लगा, क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं बजट से? देखें, ये जो है एक पेंडेमिक से निकलते हुआ हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान एसेंशली गरीब मुल्क है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हमारा शुमाल होता शामिल हैं हम लोग, तो उसमें हमारी वी शेप रिकवरी काफ़ी हद तक हो गई है। तकरीबन 3.94% की GDP ग्रोथ आई है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। एक ये बहुत अच्छा नंबर है जी। बिल्कुल महंगाई जो है उस पर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाई। कुछ चीज़ें इनके हाथ में थी, कुछ इनके हाथ में बिल्कुल नहीं थी, जैसे कि इंटरनेशनल प्राइसेस, बैनुल-अक़वामी मंडी में जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतें बहुत तेज़ी से चढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन भी होती है, अफरात ज़र भी इंक्रीज़ हो रही है और इम्पोर्ट बिल पे भी असर आता है। एक एग्जांपल छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, जो कोयला आजकल जो है तकरीबन उसकी प्राइस दुगनी हो गई है आज से 12 महीने पहले। तो जो चीज़ हम पहले अगर 10 रुपए की इंपोर्ट करते थे तो वो काफ़ी चीज़ें या तो 18 रुपए की इंपोर्ट कर रहे हैं या 20 रुपए की इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वैल्यू उसकी इंक्रीज हो गई है। सो बिल्कुल आपके सही कहने के अफरात ज़र और दरामदात के सिलसिले में जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाए, मगर ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम फाइनली कोई 3 साल बाद हमारा आगे, और उम्मीद ये है कि आगे ये मोमेंटम चलता रहेगा। चलता रहेगा। सनाउल्लाह साहब, आपकी नज़र में एक ओवरऑल कमेंट आपसे चाहेंगे, फिर हम एक एक पॉइंट के ऊपर आगे जाकर प्रोग्राम में आएंगे। पिछले साल से किस तरीके से मुख्तलिफ है, किन चीज़ें पे गौर करना चाहिए और क्या चीज़ें इत्मीनान बख्श हैं, जिस तरह हुकूमत बड़ी रिलैक्स नज़र आ रही है इस मामले पे? एक तो मैं अमार साहब ने जो बात की है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि ये जब हुकूमत आई थी, फिर IMF प्रोग्राम आया, बेसिकली जो पॉलिसी डिसीजन थे उनका इम्पेक्ट है और एक लाइफ कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है और हर एक ने पास ऑन किया। उसमें वजह क्या है? उसमें आपने एक्सचेंज रेट गिराया 118 115 से आप एकदम 150 से क्रॉस किया। फिर आपने पिछले 2-2.5 साल में जो टैरिफ है बिजली का 5 रुपये 80 पैसे पर यूनिट इंक्रीज़ हुआ है।
ये टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है, फिर इसके पे जो टैक्सेस होते हैं वो डिफरेंट इंक्रीज़ होते हैं, तो ये जाके 7 रुपये पर यूनिट पे पड़ता है। इसके बाद आपने पेट्रोलियम प्राइसेस पे जो PDL था वो नून लीग ने अपने आखिरी बजट में किया था, लेकिन इनकी हुकूमत तकरीबन आने वाली थी, वो 30 रुपये पर लीटर किया, जो 6 रुपये और 8 रुपये लीटर था। तो ये तमाम चीज़ें जब कंबाइन होती हैं, जब एक कास्ट बढ़ती है एक बंदे की, तो उसने हर चीज़ को पास ऑन होता है। तो पॉलिसी डिसीजन में ज़्यादा इसको फैक्टर समझता हूँ, और तरीन साहब और इनकी हुकूमत इस वक्त ये बात समझ गई है, इसीलिए अब IMF को भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, और उसी की वजह से स्लो डाउन भी हुआ। IMF का प्रोग्राम आपको पता है, स्टेबलाइजेशन होती है, और उसमें जो है इकानमी को जो है वो स्लो डाउन किया जाता है, वो स्लो डाउन हुआ था। इस साल बेसिकली अब जिस तरह ये कह रहे हैं, जो तीनों वेव आई हैं कोरोना की, वो इसी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसी में आई हैं। इसके बावजूद जो इंक्रीज़ हुई है उसकी 2-3 वजूहात हैं, जिसको अगर अब तस्लीम कर भी लिया जाए। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ दुनिया में हाईएस्ट है इस वक्त, 2.4% है, और हमारी जो इकानमी बेस करती है कंजम्पशन बेस्ड है हमारी इकानमी, हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट जो पीपल्स पार्टी के दौर में 25 अरब डॉलर थी 2008-9 में, आज जाके वो 21-22 अरब डॉलर है अभी भी। तो एक्सपोर्ट से तो हमारा जो हमारी इकानमी की बुनियाद है वो कंजम्पशन बेस है, जो हम इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें हमारी इकानमी में ग्रोथ नज़र आती है। तो जहाँ पे 2.4% आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो, तो वहाँ 3.9 या 4% ग्रोथ होने में कोई कबाहत नहीं है, हो सकती है। लेकिन जो आज तरीन ने भी कहा है, 2 चीज़ों में उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक इन्फ्लेशन में, और एक उन्होंने कहा है कि जो एनर्जी सेक्टर है वो ब्लैक होल है। ब्लैक होल का उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, और आज मुझे जो नज़र आ रहा है कि इनको अब अंडरस्टैंडिंग हुई है कि लोग काफ़ी मुश्किल में हैं, बहुत मुश्किल में हैं, और इसीलिए इस वक्त जो है IMF को टका जवाब दे दिया गया। बिल्कुल, इसी पे आते हैं। ये कामरान साहब से आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग बात करें, कैसी खबरें थी एक आम आदमी के लिए? जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कहा गया जी तरसीलात ज़र साबित करती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी 29% से तरसीलात ज़र की ग्रोथ रही, और उसमें उसको वो फरिश्ता बनाकर भेजा के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में जा रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर पहले जो 2018 में 7 अरब डॉलर थे, 16 अरब। FBR का काम बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। IMF को हमने सीधा और साफ वाज़ेह जवाब दे दिया। तो कामरान साहब, आपकी नज़र में आम आवाम जो महंगाई के सताए हुए हैं, उनकी के लिए कैसी खबरें निकली आज के? देखें, कल ही इप्सॉस एक ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक सर्वे आया है। जब उनसे पूछा गया कि ये जो GDP ग्रोथ हो, करंट अकाउंट सरप्लस और ये इस तरह के जो हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जब उनसे पूछा गया कितने लोगों को उसमें से पता, तो 10 में से 9 लोगों को ना GDP के बारे में पता था, ना उनको करंट अकाउंट क्या होता है किसी के बारे में नहीं पता था। जिनके बारे में उनको पता था, जो ये कंसर्न था जिनको, वो 2 चीज़ें हैं, वो कहते हैं महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोगों का जो पैमाना है वो जज करने का, उनको नहीं पता कि 3.94% अगर पाकिस्तान की GDP ग्रोथ बढ़ी है तो उनकी सेहत पे क्या असर पड़ा है। खुद हुकूमत के अपने जो आदाद शुमार हैं कि जब ये कोविड का सिलसिला आया तो तकरीबन कुछ 6 करोड़ मेरे ख्याल में उन्होंने कहा जी कि उसमें से नौकरियां जो हैं 2 करोड़ नौकरियां चली गई, क्या वो कहते हैं वापस आ गई, उसमें से 25 लाख अभी भी लोग बेरोजगार हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुझे जो लगता है कि जो हमारी मईशत है, सनाउल्लाह साहब भी इसको इत्तेफाक करेंगे, हमारे पास स्क्रिप्ट एक ही है। जो भी नई गवर्नमेंट आती है, पिछली गवर्नमेंट को इल्ज़ाम देती है, हम IMF में जाते हैं, इकोनॉमी को अपना स्लो करते हैं, 2-3 साल इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, फिर जब अगले इलेक्शंस पर जाते हैं तो फिर ग्रोथ का नारा लगाना शुरू कर देते हैं, मजीद कर्जे लेते हैं, IMF के प्रोग्राम को बाय बाय कहते हैं। और होता क्या है कि जब वो गवर्नमेंट जाती है तो हम वहीं पहली वाली स्टेज पे खड़े होते हैं। अब जब अगली गवर्नमेंट आएगी वो इनको कहेगी कि ये तुम्हें बैंकक्रप्ट छोड़ गए हैं। जो की क्वेश्चन है कि इकोनॉमी को सस्टेन करना है, वो सस्टेन कैसे करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि इनकी जो पॉलिसीज हैं कि ये जो ग्रोथ है ये सस्टेनेबल है। और ये बात भूलें कि आपकी बेस जो है वो बहुत लो थी, पिछली दफा आप मनफी में थे, तो मनफी में ऐसे ही है कि आप अगर गड़े में गिर जाएं तो गड़े से बाहर निकल आए तो आप उसको कहेंगे चलें यार आप सर्वाइव तो किए हैं, कुछ बेहतरी हुई, तो ये लो बेस है। आप इसको सस्टेन कैसे करेंगे? शौकत तरीन साहब बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, IMF के प्रोग्राम से शरायत नहीं मानेंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आप देखें कल जब बजट आएगा तो पता चलेगा। अमार साहब ये अफोर्ड कर सकते हैं कि IMF की शरायत ना माने? उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिजली महंगी करने के से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान इस पोजीशन में है, और कामरान साहब ग्रोथ सस्टेनेबल आपको लगती है?
देखें जी, ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी जो है आप एक साल में 6 महीने में नहीं कह सकते। इनका कहना बिल्कुल सही है कि जी गड्ढे में गिरते हैं, गड्ढे से बाहर आते हैं, मगर जनाब अगर गड्ढे में गिरे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बाहर तो वैसे भी निकल के आना है, फिर खड़ा भी होना है। तो लेट्स होप आगे फ्यूचर आउटवर्ड लुकिंग हमें होना चाहिए, आगे का देखना चाहिए। पीछे तो बहुत सारी चीजें होती रही हैं, आगे का हमें देखना चाहिए कि हम ग्रोथ ही सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ग्रोथ से मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जी आम आदमी जो है उसको कोई परवाह नहीं है ग्रोथ कितनी भी हो, मगर जब ग्रोथ होगी, ग्रोथ से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ग्रोथ से ही नौकरियां जनरेट होंगी, और ये सारी जो है एक पूरा इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। आपने जो बात करी कि जी बिजली की कीमतों की बात करी आपने, कि बिजली कीमतें हम जो है इंक्रीज करनी चाहिए, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हमारे दोस्त ने यहाँ पे बोला कि जी बिजली की कीमतें इंक्रीज करें। जब बिजली की कीमत जो बढ़ती है तो उससे होता क्या है, बिजली की जो कंजम्पशन है, लोग बिजली कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे और आपको नुकसान होता है। आपको तो चाहिए कि आप जितनी मैक्सिमाइज कर सकें बिजली की कंजम्पशन, बिजली का इस्तेमाल, उसको करें। और तरीन साहब का एक प्लान ये भी है जो कि उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हमें अंदाजा होगा कि उसकी जो प्राइसिंग है, बिजली की कीमतें हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ सेगमेंट्स के लिए कम भी हो जाएं। कुछ जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं हमारे, उनके लिए बिजली की कीमतें कम भी हो जाएं, ताकि उनकी कंजम्पशन बढ़े। उनकी जब यूजेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा होती है। सो आई थिंक इसमें जरूरी ये है कि हम आगे एक फॉरवर्ड लुकिंग व्यू लेके चलें, आगे का देखें, रादर देन हम ये देखेंगे जी पिछले 3 साल में क्या हुआ, 4 साल में क्या हुआ। इससे कोई फायदा नहीं है, वो सबको पता है क्या हुआ। लेट्स होप, उम्मीद ये रखें कि आगे अच्छा हो। जी, और हम अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और वापस आए, कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम में जब बात करें इन मामलों की तो हम आगे की बात करें, पीछे की तरफ गौर जो पहले होता रहा उसके ऊपर गौर थोड़ा कम करें। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत ने आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और बहुत ही पुरएतमाद नज़र आई हुकूमत। उन्होंने तकरीबन 7-8 शोबों में ये बताया कि जो मेजर हैं उनमें अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन डायरेक्टली जो आवाम को इफ़ेक्ट करते हैं, इस तरह से तजारती खसारा हो जाए, दरामदात हो जाए, इनके ऊपर को खातिर खा कामयाबियाँ या अहदाफ हासिल करने में नहीं हो सकी हैं। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक कॉमेंट सनाउल्लाह साहब आपका से मैं लेना चाहूँगी। तरसीलाते ज़र का बहुत जिक्र कर रही है ये हुकूमत, तो जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस होती हैं, अब वो तो अब यहाँ महंगाई है, हालात अगर ख़राब होते तो बाहर जो रिश्तेदार होंगे वो पैसे भेजेंगे अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर। इस हद तक इन्हिसार एक आम शख्स के लिए समझाइएगा करना दुरुस्त है, क्योंकि आज वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा फ़रिश्ता बन के तरसीलाते ज़र ने बचाया हमें इन हालात में। बिल्कुल, ये बात उनकी वैसे ठीक है। $29 बिलियन वो कहते हैं इस साल हो जाएंगे, और तो ये मोस्टली जो रहते थे 20 अरब डॉलर, 21 अरब डॉलर, 24 अरब डॉलर तक मैक्सिमम गए हैं। पाकिस्तान के लिए ये बेनिफिट तो है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो पिछले 20-25 साल में क्राइसिस रहा है वो यही रहेगा। और पाकिस्तान को IMF के पाकिस्तान के पास 3 महीने के इंपोर्ट के पैसे भी नहीं होते थे, क्योंकि आपकी इंपोर्ट 50 से 60 बिलियन डॉलर है और आपकी एक्सपोर्ट 20-21 बिलियन डॉलर। तो ये गैप होता था 40-45 बिलियन डॉलर का। खाली आप सिर्फ जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो 16 से 20 अरब डॉलर होता है। फिर खाने पीने की तमाम अशिया आप इंपोर्ट करते हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट करते हैं, खाने की और काफ़ी चीज़ें हैं, चाय की पत्ती है, खाने का तेल है, कुकिंग ऑयल है, घी है, ये तमाम चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें बैलेंस रखने के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को हमसे बचने के लिए ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक बेनिफिट है। और वाकई उनका अल्फाज जो थे बिल्कुल सही थे, लेकिन उसकी वजूहात हैं डिफरेंट। एक तो यकीनन कोरोना है, रिलाई करना, लोग अपनी सेविंग भेज रहे हैं। दूसरा फैटअप की वजह से सिस्टम जो एक अपग्रेड हुए हैं, तो उसके लिए इलीगल जराए से जो आप भेजते थे हुंडी के जरिए, उस पर कर्ब आया है, काफ़ी छापे भी पड़े हैं, बिजनेस बंद भी हो गए हैं। वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे लोगों का जो एतमाद है उसका इजहार है। ये देखो, ये पॉलिटिकल बातें तो आप होती हैं, टेक्निकल कीजिए, ये तो पॉलिटिकल बातें होती हैं, की जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हर पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहता है वो हमसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत, लेकिन बात दुरुस्त है और आपने उसकी टेक्निकल वजह भी बता दी है। अमार साहब, FBR के हवाले से एक, वैसे इन अदर न्यूज़ आज की ही खबर है कि एक मरहूम शख्स है, उनको भी FBR की तरफ से रिकवरी का आज नोटिस भेज दिया गया। अब वज़ीर ख़ज़ाना ये कह रहे हैं कि टैक्स वसूलियाँ गुज़श्ता साल के मुकाबले में 11% ज़्यादा हैं। ये कैसी खबर है? और आगे के लिए जो वो बयान कर रहे हैं टैक्स जनरेशन के हवाले से, बता रहे हैं आगे के लिए जो लाहे अमल है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, 11% अगर ज़्यादा वसूलियाँ हैं तो जो अफरात ज़र है, महंगाई है, वो भी तकरीबन 10 से 11% ही है।
तो जिस तरह महंगाई बढ़ी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो टैक्सेशन है वो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, या तो इंपोर्ट जो हम चीज़ें करते हैं उनकी कीमत के ऊपर वो चीज़ होती है, या हम कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हैं उस पर सेल्स टैक्स होता है। तो अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स भी बढ़ जाता है। तो इसमें ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है कि अगर मुल्क में महंगाई होती तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी उसी हिसाब से बढ़ता है। कितने एडिशनल टैक्स पेयर्स, कितने नए टैक्स पेयर हमारी लिस्ट में आए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है देखने का। कौन से ऐसे टैक्स पेयर आए हैं जो कि पहले टैक्स नहीं देते थे, इसकी कोई बात नहीं करता। कितने ऐसे ताजर हैं जो कि टैक्स नहीं देते, कितनी ऐसी दुकानदार हैं जो कि टैक्स नहीं देते और अरबों रुपए करोड़ों रुपए का काम करते हैं, ऐसे कितने लोगों से टैक्स लेना शुरू करें। आई थिंक वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। बाकी अगर आप महंगाई 20% करते हैं, टैक्स आपका 20% बढ़ जाएगा, तो उसमें तो ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है, नई चीज़ नहीं है इसमें कोई। ये लेकिन कामरान, इसकी कितनी अहमियत है जो उन्होंने कहा कि एफबीआर हरास नहीं करेगा लोगों को, आगे इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है? मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू यही है कि अगर एक सेल्फ असेसमेंट है ना, मैं अगर अपना टैक्स रिटर्न भरता हूँ तो जब आपका ऑडिट आ जाता है तो ये सनाउल्लाह साहब भी कहेंगे कि ये बात आम है कि आपको जो अगर ऑडिट आपको आ जाता है तो आपको ऑफर करेंगे कि इतने पैसे दे दो, अपना जान छुड़ा लो, अगर आपका बेहतर जायज़ तरीके से भी अगर आप पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बाज़ दफ़ा उनकी बात में कंट्रडिक्शन भी होती है। एक तरफ हम कहते हैं कि जी करप्शन का खात्मा करना है, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हमने यहाँ पर जो इनकरेज करना है कि लोग वेल्थ बनाएं। बाकी दुनिया में आप देखें बिलियनियर्स आपको मिलते हैं क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर लोग पैसा कमाएं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक बंदा अगर पैसा कमा रहा है, जायज़ तरीके से कमा रहा है, उसके ऊपर आप सवाल या निशान उठाना शुरू कर देते हैं। एफबीआर पीछे लग जाती है, नैब पीछे लग जाती है कि जी ये बंदा अमीर क्यों हुआ है। इलाके के थाने वाले आ जाते हैं, कल ही कमा रहे हैं, क्या आपके पास क्यों है पैसे? ये वो बताओ। इसीलिए हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं कि आपको लोग उतने नजर नहीं आते, या लोग फिर अपनी जो जायज इनकम भी है वो छुपाते हैं। वो कहते हैं अगर मैं वाकई में डिस्क्लोज करूंगा, जिस तरह इन्होंने कहा कि थाने वाले भी आ जाएंगे, फिर एफबीआर भी आ जाएगी, फिर और भी बहुत से लोग हैं जहां पे भत्ता लेने आपके लिए लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो ये काम कर देते हैं कि वाकई कि वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी को अब इन्वॉल्व करेंगे, अगर ऑडिट होगा भी तो सिर्फ 3 से 4% लोगों का होगा, ये बिल्कुल ठीक है, और थर्ड पार्टी को ले आएंगे, तो अगर वो ये कर लेते हैं तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। ये कितनी साजगार बात माहौल बनाने में कितनी देखिए, ये ओवरऑल एक जो पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है ये उसका हिस्सा है। बेसिकली जो नज़र आ रहा है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बात तो नज़र आ रही है कि ये समझ गए हैं कि जो 3 साल हम करते रहे हैं वो गलत था, और अब ये 2 साल जो करेंगे, अब ये सही इसलिए भी करेंगे कि इन्होंने आगे 2 साल बाद इलेक्शन भी लड़ना। लेकिन तरीन साहब तो पहले भी कह चुके थे कि गलत था पहले जो करते आ रहे। लेकिन इस वक्त ये उन्होंने उनको कन्विंस किया, ये भी बड़ी बात है। अब जो करने जा रहे हैं वो कल बजट आपको नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये इलेक्शन की तैयारी की तरफ। लेकिन इसके अंदर एक इशू है ना कि एफबीआर की जो रिफॉर्म्स हैं, देखें शबर जैदी साहब भी आए थे, बड़े दावों के साथ आए थे, नहीं कर सके ना। तो ये शौकत तरीन साहब बुलंदो बांग दावे तो कर रहे हैं, बड़ा स्टिल डाउट कि वो क्या कर पाएंगे। जैसे IMF की बात है, शराइत की वो बात कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं होने देंगे, मजीद नए टैक्स नहीं लगाएंगे। तो IMF अगर नहीं मानता तो क्या करेंगे? और IMF की भी कुछ डिमांड्स है जिसके ऊपर वो स्टैंड करते हैं, अभी तक उससे वापस देखिए ना, जब इन्होंने ये बात कह दी कि हम स्टेबलाइजेशन नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ IMF प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अच्छा, IMF प्रोग्राम का अब कोई वजूद नहीं है। आज अगर IMF के साथ एग्रीमेंट होना था तो आज हो जाता, क्योंकि आप रिव्यू में हैं, और बजट पे भी आपको उनके साथ एग्रीमेंट करना है। जब प्रोग्राम में होंगे तो उनकी मर्जी के बगैर आप आपने अचीव क्या किया? नहीं देखिए ना, 3 साल IMF के प्रोग्राम में गए, स्टेबलाइजेशन करते, रिफॉर्म्स करते, वो रिफॉर्म्स आपने नहीं की। लोगों को कड़वी गोली, महंगाई में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, गुर्बत में इजाफा, और नतीजा क्या निकला कि आप बैक टू स्क्वायर वन। मतलब 3 साल आप बिल्कुल ठीक है ज़ाया किए हैं हमने। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को सीरियसली शुड थिंक अबाउट इट कि वो 3 साल इन्होंने ज़ाया कर दिए। देखें, लोगों को मुश्किल में ज़रूर डाला, लेकिन इस 3 सालों में अगर कोई डायरेक्शन दे देते, एफबीआर की रिफॉर्म्स कर देते, ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ कर देते, सर्कुलर डेट के लिए कुछ कर देते, तो फिर हम कहते हैं कि इन्होंने बात की। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो पहली तकरीर की हलफ उठाने के बाद उन्होंने कहा ये जितने स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं तकरीबन कोई 85 से ऊपर हैं जो खसारे में। उन्होंने कहा जी हम इनको सरमायाकार कंपनी बना के 3 साल वो नहीं कर सके, और उनके वजीरों ने नहीं करने दी क्योंकि वो अंडर आती थी कंपनियां, उन्होंने अपने लोग लगाने थे, सब करने थे। और आज जब वजीर खजाना ने कहा, मैंने भी उनसे यही पूछा कि मैंने कहा आप भी फारिग हो जाएंगे, आपके आसपास जो वजीर बैठे हैं ये नहीं करने देंगे।
आप इनको कैसे करेंगे? इनके रिश्तेदार दोस्त इनके बोर्ड में बैठे हैं, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनियों के बैठे हैं। तो जवाब तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं लड़ूंगा, मैं खड़ा हूँ, मुझे पता है, नहीं होने दिया। ये बिल्कुल अब ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर दोबारा मेन ये है कि ब्रेक के बाद आगे की बात हो। लेकिन ये जिस तरीके से सवाल उठाया गया कि FBR के हवाले से तो पहले भी रिफॉर्म्स की बड़े दावे और बातें की गई थी, इंप्लीमेंटेशन किस हद तक मुमकिन है, IMF प्रोग्राम का क्या फ्यूचर हो सकता है, बात बढ़ाएंगे आगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के बारे में और जो हुकूमत की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपनी कामयाबियां बताई गई और कहाँ कहाँ क्या क्या होता रहा। अमार साहब आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। अब दो तरह के जब अवाम देखते हैं तो उनको दो तरह के इसके ऊपर बयानात और मौक़िफ़ सामने नज़र आते हैं। हुकूमत तो दावे करती आ रही है, अब जो है वो एक आलमी इदारे JP मॉर्गन ने भी, जिसको आज हुकूमत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है, सेलिब्रेट भी कर रही है, उन्होंने भी जो है वो हुकूमत से एग्री किया है और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। 2022 में GDP के 5.9% रहने का इम्कान उन्होंने जाहिर किया है। हुकूमत भी इसी तरह की बात करती आ रही थी। दूसरी तरफ ऑपोजिशन है, वो ये कह रहे थे कि फर्श फिगर्स हैं, ये गलत आदादो शुमार है जो हुकूमत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। तो ये जो दो एक्सट्रीम किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इनमें से अवाम जब इस चीज़ को एनालाइज करें तो आप उनको किस तरीके से समझाएंगे कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए दुरुस्त बात क्या है? देखें, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है, मेरे ख्याल से जिन्होंने बोला है कि बहुत अच्छी रिपोर्ट है, वो अगर खुद पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। द रिपोर्ट इज़ वेरी क्लियर कि जी रिस्क पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा है और जो फ्रंटियर इकोनॉमीज़ जिनको बोलते हैं, वो ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान को कैटेगराइज किया जाता है, और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ उन ममालिक में हैं, यानी कि वो ज़्यादा स्टेबल हैं। तो ये दुनिया में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो दूसरे मुल्क जो होते हैं एक ही लेवल के पीयर कंट्रीज जिनको बोलते हैं, उनके हिसाब से करता है। तो इट्स वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि जी रिस्क रिवॉर्ड हैज बीन इंप्रूविंग बट इट रिमेन्स बिलो दैट ऑफ फ्रंटियर पीयर्स अकॉर्डिंग टू आवर स्कोर कार्ड। उनका कहना ये है कि दूसरे मुल्कों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जी GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इवन 5.9 तो तब भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे सामने नज़र आ रहा है वो तकरीबन 4-4.5% ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी है, इकॉनमी बिल्कुल इम्प्रूव हो रही है, मगर अभी बहुत ज़्यादा रूम है काम करने का। पिछले 6 महीने में 7 महीने में कुछ बेहतर चीज़ें हुई हैं, 3 साल हमने प्रेटी मच ज़ाया करे हैं। होपफुली आगे जाके ये चीज़ें और इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक ऑपोजिशन की बात है कि जी ऑपोजिशन वाले बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, वो चीज़ भी गलत है। हमें दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए कि जी ग्रोथ आई है, ग्रोथ लार्जली इसीलिए आई है क्योंकि ये एक वी शेप्ड रिकवरी है कि जी कोरोना की वजह से जो एक बिल्कुल एक लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ जीरो पे चला गया था, वो चीज़ इम्प्रूव हुआ है, तो उसका एक रीबाउंड है। इस रिबाउंड को क्या हम सस्टेन कर सकते हैं, असल सवाल जो है वो ये है, और वो फिर हुकूमत की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि वो क्या इसको ग्रोथ मोड में लेके जाना चाहते हैं या जिस तरह पिछले 3 साल तक वो एक करंट अकाउंट डेफिसिट के चक्कर में ही पड़े रहे, कंटिन्यूसली उसी के ऊपर जो है एक रोना धोना मैं कहता हूँ मचाया रखा, वो करते रहेंगे। सो दिस इज़ माई व्यू कि अभी बहुत और टाइम बाकी है ये बात बोलने के लिए कि ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी। कोई हतमी बात करने में वक्त है अभी। आपके ख्याल में सनाउल्लाह साहब, आज आपने एक सवाल किया जिसका जो जवाब था उसने हमें बड़ा हैरान किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सवाल किया गुर्बत और बेरोज़गारी की शरह के हवाले से, और उसका जवाब सानिया निश्तर साहिबा ने दिया कि ये तो इदारा शुमारियात के खाते में आता है और आखिरी जो रिपोर्ट है वो 2016 की है। तो अब सवाल आम शख्स के जहन में ये उठता है कि जो इनिशिएटिव्स लिए जाते रहे, जो काम होते हैं, तो उसमें जहन में तो जो रखा जाते हैं आदादो शुमार वो 2016 के रख कर तो फिर किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं? नहीं, अब सा होता ये है कि हमारे बदकिस्मत ये है, जब भी इकनॉमिक सर्वे आता है ये चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन हर हुकूमत वो देखती है कि अगर डाटा उनके फेवरेबल है तो वो उसमें डालते हैं, अगर फेवरेबल नहीं है तो वो डाटा को शामिल नहीं करते और बाज़ाब्ता कह देते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें है नहीं या तैयार नहीं है। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के बाद। अगर पाकिस्तान ने पॉलिसियाँ बनानी है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है, तो डाटा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पॉवर्टी का है चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट का तो एक दो सबसे बुनियादी मसाइल बुनियादी चीज़ है, और इकानमी में जब कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो वो यही कहा जाता है कि GDP ग्रोथ जब 7% पे ग्रो करेगी GDP, देन वी सी द डिक्लाइन इन द अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो चीज़ तो है नहीं, इसीलिए नहीं बताया जा रहा। और पिछले 3 साल के दौरान जो इकानमी को स्लो डाउन किया गया था IMF प्रोग्राम की वजह से, तो उसकी वजह से तो पॉवर्टी भी बढ़ी है और कोरोना भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। दोनों चीज़ें बड़ी ख़तरनाक लेवल पे हैं, लेकिन उसको
देखने की ज़रूरत है, डाटा इस पे बाकायदा रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये इस पे मैं आपका भी एक कमेंट ले लेती हूँ। नौजवानों की पाकिस्तान उन मुल्कों में से शामिल है जिनमें यंग जो लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा तादाद है, और उसी तरीके से हम बेरोज़गारी भी उतनी ज़्यादा देखते हैं। तो ये हुकूमत के लिए ये एक मेजर कंसर्न, इसके ऊपर जवाब देना क्यों ना था? 2016 के फिगर्स के साथ हम बात करें, कामयाब जवान प्रोग्राम का बहुत जिक्र करती है हुकूमत, और उन्होंने इस बार भी कहा कि 9000 के करीब लोग उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। लेकिन जब हमारे पास नंबर्स ही 2016 के मुताबिक होंगे तो फिर क्या सीरियस नजर आती है गवर्नमेंट की? आई थिंक जैसे सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि जहाँ पर तो आपको आदाद शुमार ज़रा फेवरेबल हो वो तो आप दिखाते हैं, जहाँ नहीं है वो आप नहीं दिखाते। और ये माजी में भी यही रहा है कि 2016 के बाद ये कितना अलमिया है कि एक तरफ हम एहसास प्रोग्राम चला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम चला रहे हैं गरीबों के लिए, लेकिन हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है। 2016 का डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं जो 24% गुर्बत, मेरे ख्याल में को 5 करोड़ से ज़ायद जो लोग हैं वो खते गुर्बत से नीचे रहते हैं 2016 के मुताबिक। और गिवन के जो अभी हालात हैं, शायद बेरोज़गारी में अगर इजाफा हुआ है, गुर्बत में अगर इजाफा हुआ है, तो ये नंबर ऊपर गया होगा। और आपके पास अगर एक्यूरेट नंबर नहीं है तो आप फिर किस तरीके से एहसास प्रोग्राम के ज़रिए या किसी और प्रोग्राम के ज़रिए उनको रीच आउट करें। और मेरी इतला ये थी कि ज़ाहिर है कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्लानिंग कमीशन मिलकर एक कमेटी होती है, ये जो नंबर लाते हैं, और मार्च में मुझे कम से कम बताया गया था, हमें बताया गया था कि मार्च में ये नंबर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। लगता है यही है कि शायद वो नंबर को इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अब जो नंबर आना है वो 2018-19 का आना है। इसका मतलब है कि जो तहरीक इंसाफ के तकरीबन बाय एंड लार्ज 1.5 साल थे उसका नंबर आना है, और वो नंबर अगर अच्छा नहीं आता तो ज़ाहिर है इट्स अ बैड पब्लिसिटी। तो लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी मेरे ख्याल में आनी चाहिए। जो भी फिगर है आपको हेड ऑन चीज़ों को लेना चाहिए। और बाकी आपने जिस तरह नौजवान प्रोग्राम और उस चीज़ों की बात की, ज़ाहिर प्रचार तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन शायद इस गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा इशू है ना, ये हेडलाइन मैनेजमेंट पे जाते हैं कि परसेप्शन हमारी ठीक होनी चाहिए, ग्राउंड पे कुछ हो या ना हो। और ये बहुत गलत बात है, जिसकी वजह से मीडिया के ऊपर भी प्रेशर आता है। लास्ट ईयर बजट में ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ, पूरे 1 साल के दौरान सिर्फ 9000 नौजवानों को ये लोन दिया गया है। और दरखास्तें अगर आप देख लें तो इतनी बड़ी तादाद में, इतना मुश्किल सिस्टम है लोगों के लिए इसको समझना। और अगर ये चाहते तो ये 1 लाख से 2 लाख लोगों को भी दे सकते थे, जिससे बड़ा इम्पैक्ट आना था। लेकिन सिर्फ, और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली दफ़ा नहीं कहा, इन्होंने आज से 15 दिन पहले भी इस पे मायूसी का इजहार किया कि ये इतने कम लोगों को अभी तक इन्होंने दिया है। और उन्होंने आज एक और लफ्ज़ कहा कि हमारे बैंक गरीब लोगों को कर्जा देने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें मोस्टली लोग ये कारपोरेट सेक्टर को और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे देते हैं, गरीबों को कोई लोग खुद बैंकर हैं, उनसे बेहतर कौन बता। और ये उन्होंने कहा भी, उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल के करीब है ये मामला। बात बढ़ाएंगे आगे ब्रेक के बाद। अमार साहब, इस बात पे एक आप भी कमेंट आपका ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े बुनियादी मसाइल है हमारे यहाँ कि 2016 के डेटा के साथ अगर हम चल रहे हैं तो उसके बाद क्या हुआ, कितने परसेंटेज बढ़ा। अब ये एहसास प्रोग्राम जो है, ये गवर्नमेंट जो है इसकी कहती है कि दुनिया मोतरफ है इस प्रोग्राम की, लेकिन अगर उसमें 2016 के स्टैट्स के मुताबिक चला जा रहा है तो किस हद तक फ़ायदेमंद हो रहा होगा? इस पर आपका कॉमेंट। देखें, इसमें एहसास प्रोग्राम जो है, जैसा कि हमारे दोस्तों ने बोला, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एहसास में बहुत सारी और चीज़ें भी क्लब कर दी गई हैं। वीट प्रोक्योरमेंट भी क्लब कर दी, और जो भी नॉर्मल चीज़ें जो कोर्स ऑफ बिजनेस में होती हैं वो भी क्लब कर दी। मगर इसका जो कैश ट्रांसफ़र्स का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत अच्छा है। उससे जितने भी जो पॉवर्टी या तो मतलब जो बेसिकली उस पॉवर्टी लाइन से नीचे के या जो करीब के उसके जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिस्ट के बाद जो इसकी इवेंचुअल एवोल्यूशन हुई है, सो ये प्रोग्राम अच्छा है हमारी उस आवाम के लिए जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसके पास वेल्थ नहीं है। और आगे करना भी यही चाहिए कि जो सब्सिडीज़ मुझे और आपको मिल रही हैं, जैसे कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट ये पे हमें कभी कभी सब्सिडी दी जाती है, वो ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनको मिलती है। वो वाली जितनी भी सब्सिडीज़ हैं वो हमें एहसास प्रोग्राम के थ्रू उन हाउस होल्ड्स को, उन घरानों में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए जिनको उसकी ज़रूरत है, बजाय इसके कि मुझे और आप जैसे लोगों को जो है वो सब्सिडीज़ दी जाएँ। तो मैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मगर इसको किस तरह इवॉल्व होता है, ये बात बिल्कुल सही है। हेडलाइन मैनेजमेंट की कीजिए, हेडलाइन एक बहुत बड़ी होती है, अंदर निटी ग्रिटीज़ में किस तरह काम होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लेट्स होप कि आगे जाके ये भी एक इदारा एज एन इंस्टीट्यूशन डेवलप हो विच हैज़ नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। दूसरी जो आपने बात करी कि जी कामयाब जवान प्रोग्राम की, कामयाब जवान प्रोग्राम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज़ अ
फेलियर, इट इज़ अ फेल्ड प्रोग्राम। वाई? क्योंकि देखें, लोन जो है इस मुल्क में बहुत जवान लोग हैं, बहुत सारे लोग लोन लेना चाहते हैं, मगर उनको लोन देना कोई नहीं चाहता। कोई भी जो एक बैंक है वो किसी भी SME को या छोटे बिजनेस को लोन नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि जब वो सरकार को, हुकूमत वक्त को लोन देके उससे 8%, 9% का रिटर्न बना सकता है, मुनाफा बना सकता है, तो वो एक छोटे बिजनेस को देके 12% पे या 13% पे क्यों रिस्क लेगा? सरकार को मैं अगर आज 100 रुपये देता हूँ, सरकार मुझे 1 साल बाद 112 रुपये वापस कर देगी। अगर मैं 100 रुपये किसी छोटे बिजनेस को देता हूँ या किसी जवान प्रोग्राम में डालता हूँ, तो उसका मेरा जो डिफॉल्ट रिस्क, यानी जो वो लोग बैठे हैं जो कि डिफॉल्ट कर सकते हैं, लोन वापस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है। 100 रुपये के हो सकता है मुझे 80 रुपये वापस मिले। अगर मैं बैंक में बैठा हूँ तो मैं ही बोलूंगा, सरकार मुझसे जब तैयार है बोरो करने के लिए इतने ज्यादा रेट पे, तो मैं सरकार को पैसे दूँ। व्हाई शुड आई बॉदर? मैं किसी और चीज में क्यों वो करूँ? इसीलिए हमारी बैंकिंग जो है, अगर आप देखें, तकरीबन 60 से 65% जो हमारे बैंकिंग के एसेट्स हैं, जो मेरा और आपका जो डिपॉजिटर का पैसा है, वो हुकूमत के पास जाता है। और इसी तरह हमारी बैंकिंग चलती है। और यही हो रहा है कि या तो हुकूमत को लेंडिंग हुई भी होती है या फिर बड़े कॉर्पोरेट्स को भी होती है। बहुत ही एक छोटा 5 से 6% का एक प्रोपोर्शन है जो कि छोटे बिजनेसेस को जाता है, और उसमें जवानों को तो मुश्किल से मैं तो बोलूंगा 0.1-0.2% होगा, इससे ज्यादा। तो अभी इस पे इतना वो करने की, जी बिल्कुल आपके ख्याल में। कामरान साहब, अब क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि उठाया गया, फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसके ऊपर बात की, फिर अब बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं खुर्रम हुसैन साहब, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। आप हमें बताइएगा इसमें किस हद तक हकीकत हो सकती है कि पाकिस्तान, ये कहा जाता है कि अमेरिका के साथ जो सिक्योरिटी टॉक्स हैं उनके अंदर कहीं IMF की कंडीशंस के ऊपर या फैटिव के हवाले से कुछ बात करने जा रहे हैं, जिसको वजीर खजाना ने डिनाई किया है। तो आप कैसे देखते हैं इन खबरों? हालांकि उन्होंने जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है वो वजीर खजाना के साथ जो इंटरव्यू है उसी के ऊपर बेस की है, दो कि उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन इसमें भी कुछ शक नहीं है कि ये जब पाकिस्तान US रिलेशनशिप की आप बात करते हैं तो IMF में जो सबसे बड़ी से है वो अमेरिका की है। और इसकी मिसाल ऐसे है कि ये जो गवर्नमेंट, जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो अभी एक एपेक्स कमेटी बनी है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उसको हेड करते हैं, और एपेक्स कमेटी का पर्पज़ ये है कि वो रिकमेंडेशंस देंगे गवर्नमेंट को कि अमेरिका के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात क्या होने चाहिए। तो उसकी जो TORs हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये IMF और वर्ल्ड बैंक को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होंगे तो हमारे लिए आसानियां होंगी। तो उसके अंदर खुद हुकूमत एक्नॉलेज कर रही है। तो मेरा भी अपना ये मानना है कि ये लोग समझते हैं कि जो इतनी कड़ी शरायतें माजी में नहीं थी, जब हम वॉर एंड टेरर में उनके साथी थे, खुद शौकत तरीन साहब ने एक्नॉलेज भी किया कि जब वो पहले 2008-9 में वज़ीर ख़जाना थे तो उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, IMF का प्रोग्राम इतना सख्त नहीं था। अब क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस तरह से नहीं है, तो मुझे भी ये लगता है कि IMF या फैटफ हो, अगर उधर से हमें रिलैक्सेशन मिलनी है तो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात की नौइयत क्या है। क्या अफगानिस्तान के हवाले से वो मुतमईन हैं? अगर होंगे तो यकीनन उसका जो इम्पैक्ट है वो इस IMF के ऊपर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान यूसुफ सौला साहब और अमार हबीब साहब, इस सारे मामले पर बड़ी तफसीली और बहुत से ऐसे सवाल जो हमारे और आम घरों में बैठे हुए जो हमारे नाजरीन हैं उनके जहनों में आते हैं, उनके हम उम्मीद करते हैं आपको आज जवाब मिले होंगे। कल बजट पेश किया जाएगा इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो, आवाम जो महंगाई से बहुत तंग है उनके लिए कुछ अच्छा ही हो उसमें। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।